नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम समझ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को धारा और उपधारा के अर्थ के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में। जी नमस्कार। आज हम अधिनियम के अध्याय 12 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये अध्याय नगर पालिकाओं की शक्तियों और खास तौर पर ड्रेनेज और स्वच्छता से जुड़े अपराधों के बारे में है। हाँ, इसमें धारा 200 से 215 तक कवर होती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12, नगर पालिका शक्तियां और अपराध। पहली धारा है धारा 200, नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। जी, ये धारा साफ करती है कि नगर पालिका क्षेत्र में ये जो नालियां वगैरह हैं, उन पर कंट्रोल किसका होगा। अच्छा। इसमें 2 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा 1, इसका सीधा मतलब है कि नगर पालिका के अंदर जितनी भी गंदे पानी की नालियां हैं, मतलब सीवर और सामान्य नालियां, पब्लिक टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट, फिर घरों की नालियां और सेप्टिक टैंक, ये सारी चीजें, हाँ। ये सब नगर पालिका के सर्वे और कंट्रोल में रहेंगी। मतलब उनकी देखरेख व्यवस्था सब नगर पालिका के हाथ में। समझ गया। और दूसरी उपधारा? उपधारा 2 ये कहती है कि जितनी भी ढकी हुई गंदे पानी की नालियां हैं या सेप्टिक टैंक है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, अच्छा। उनके जो मालिक हैं, चाहे नगर पालिका खुद हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति, उन्हें ये पक्का करना होगा कि उन पर सही जाली लगी हो, ढक्कन हो या हवा आने जाने का इंतजाम, मतलब वेंटिलेशन हो। और अगर ना हो तो नगर पालिका लिखित नोटिस देकर मालिक से ये व्यवस्था करने को कह सकती है। स्पष्ट है। तो कंट्रोल तो नगर पालिका का है, लेकिन क्या वो नई नालियां बना भी सकती है? शायद अगली धारा इसी पर है। जी हाँ, बिल्कुल। धारा 201, नालियां आदि बनाने की शक्तियां, ये नगर पालिका को नई ड्रेनेज व्यवस्था बनाने का अधिकार देती है। कैसे? मतलब कहाँ बना सकती है? देखिए, उपधारा 8 बताती है कि अगर कोई ड्रेनेज स्कीम लागू करनी है तो नगर पालिका कई जगहों से नाली, सीवर, पाइपलाइन, सुरंग, पुलिया या पानी का रास्ता बना सकती है। जैसे किसी रास्ते के आर पार या नीचे से, या रास्ते के लिए तय जमीन के नीचे से, यहाँ तक कि रास्ते के नीचे बने गोदाम या तहखाने के नीचे से भी। अच्छा। और अगर किसी की निजी जमीन हो तो? अगर निजी जमीन पर या उसके नीचे काम करना है तो उस जमीन के मालिक या कब्जेदार को पहले प्रॉपर लिखित नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद ही वहां काम हो सकता है। ठीक है। और अगर पहले से कोई नाली हो तो? उसके लिए है उपधारा 2। ये नगर पालिका या उसके किसी भी अधिकारी को अधिकार देती है कि वो ऐसी किसी भी जमीन पर जा सकते हैं जहां नगर पालिका की नाली पहले से है। हाँ। वहां जाकर वो मौजूदा नाली की जगह नई बनवा सकते हैं या पुरानी की मरम्मत या उसमें कोई जरूरी बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी का नुकसान भी तो हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए उपधारा 3 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोई गैर जरूरी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और अगर फिर भी हो जाए? अगर किसी को नुकसान होता है तो नगर पालिका उसे मुआवजा देगी। और अगर मुआवजे की रकम पर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा धारा 295 में दिए गए तरीके से होगा। ठीक है। तो नगर पालिका नालियां बना सकती हैं, मरम्मत कर सकती हैं और नुकसान पर मुआवजा भी देगी। अब आते हैं बिल्डिंग्स पर। इमारतों से पानी निकासी के क्या नियम हैं? धारा 202, भवन से प्रभावी जल निकास। हाँ, ये धारा नए या फिर से बनाए जा रहे भवनों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को आप कह सकते हैं अनिवार्य बनाती है। अनिवार्य कैसे? उपधारा 1 कहती है कि कोई भी नया भवन बनाना या पुराने का पुनर्निर्माण करना या ऐसे भवन में रहना तब तक लीगल नहीं होगा जब तक 2 शर्तें पूरी ना हो। कौन सी 2 शर्तें? पहली शर्त उपबंध क कि उस भवन से पानी की प्रभावी निकासी के लिए सही साइज, मटेरियल, टाइप, सतह और सही ढलान वाली नाली बनाई जाए और ये सब वैसा हो जैसा नगर पालिका को जरूरी लगे। और दूसरी शर्त उपबंध ख कि उस भवन और उससे जुड़ी जमीन से पानी जमा करने, निकालने, दूर ले जाने के लिए और साथ ही भवन और उसमें लगे फिक्सचर्स की नाली को ठीक से फ्लश करने के लिए जो भी जरूरी उपकरण और फिटिंग्स हैं वो लगाए जाएं। ये भी वैसे ही जैसा नगर पालिका ठीक समझे। तो मतलब नाली और उपकरण दोनों जरूरी हैं। अच्छा, ये नाली जाएगी कहाँ? उपधारा 2 बताती है ये नाली या तो नगर पालिका की नाली में मिलनी चाहिए या फिर ऐसी जगह
जो भवन से 50 फुट से ज्यादा दूर ना हो और पानी निकालने के लिए कानूनी तौर पर ठीक हो। और अगर पास में ऐसी कोई जगह ना हो तो फिर नाली ऐसे सेप्टिक टैंक में जाएगी, जैसा नगरपालिका बताए। फिर आती है उपधारा 3। ये बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया है कि पिछली उपधाराओं में कुछ भी हो, हर भवन या जमीन के मालिक या कब्जेदार का ये कर्तव्य है कि जैसे ही उनके इलाके में कोई एजेंसी सीवरेज सिस्टम लगाती है, हाँ। तो उन्हें अपने टॉयलेट, किचन, बाथरूम से निकलने वाले गंदे पानी के सही निकास के लिए तय तरीके से उस सिस्टम से कनेक्शन लेना ही होगा। अच्छा, और अगर कोई ये सब ना करे तो मतलब नाली ना बनाए, कनेक्शन ना ले, तो उपधारा 4 लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति उपधारा 1 के निर्देशों का पालन नहीं करता तो दोषी पाए जाने पर जुर्माना लग सकता है, कम से कम 2000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक। ठीक है, जुर्माना भी है। सही कहा। अब धारा 203 पर आते हैं। भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगर पालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार, मतलब प्राइवेट नालियों को सरकारी नालियों से जोड़ने का अधिकार है तो कोई भी जोड़ सकता है? अधिकार तो है, पर शर्तों के साथ। धारा यही कहती है कि नगर पालिका क्षेत्र के किसी भवन या जमीन का मालिक या कब्जेदार अपनी नाली को नगर पालिका के सीवर में डालने का हकदार है। लेकिन शर्त यह है कि पहले नगर पालिका से लिखित परमिशन लेनी होगी और उन शर्तों को मानना होगा जो नगर पालिका कनेक्शन के तरीके और निगरानी के लिए तय करे। अच्छा, तो परमिशन और शर्तें जरूरी हैं। समझ गया। अब अगली धारा 204, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। इसका मतलब तो साफ है, गंदे पानी और बारिश के पानी के लिए अलग नालियां। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये धारा इसी पर जोर देती है। क्या कहती है? ये कहती है कि जब भी किसी परिसर, मतलब बिल्डिंग या जमीन से पानी निकालने की प्रभावी व्यवस्था की बात हो, तो नगर पालिका ये मांग कर सकती है कि भाई सीवेज यानी मल और गंदे पानी के लिए एक अलग नाली बनाओ और बारिश के पानी व साफ जमीनी पानी के लिए दूसरी बिल्कुल अलग नाली। और ये दोनों नालियां कहाँ मिलेंगी? ये भी नगर पालिका तय करेगी, या तो नगर पालिका की अलग अलग नालियों में या किसी और जगह जो नगर पालिका बताए। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब एक थोड़ी पेचीदा स्थिति लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी नाली बनानी है, पर रास्ता दूसरे की जमीन से होकर जा रहा है। धारा 205 इसी बारे में है। अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। हाँ, ये एक जरूरी प्रावधान है ऐसी स्थितियों के लिए। तो क्या कोई जबरदस्ती दूसरे की जमीन इस्तेमाल कर सकता है? जबरदस्ती नहीं, पर एक प्रक्रिया है। उपधारा 1 कहती है कि अगर किसी भवन या जमीन के मालिक या कब्जेदार को अपनी नाली नगर पालिका की नाली तक ले जानी है और वो नगर पालिका को ये साबित कर दे कि भाई मेरे पास दूसरे की जमीन से जाने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, हाँ। तो नगर पालिका पहले उस दूसरे व्यक्ति को, जिसकी जमीन है, आपत्ति जताने का मौका देगी। अच्छा, मौका मिलेगा? जी। अगर कोई आपत्ति नहीं आती या आती है पर नगर पालिका को वो ठीक नहीं लगती, तो नगर पालिका एक लिखित आदेश से पहले व्यक्ति को दूसरे की जमीन से या उसके ऊपर या नीचे से या उसकी मौजूदा नाली में से अपनी नाली ले जाने की इजाजत दे सकती है। पर क्या ऐसे ही मुफ्त में? नहीं, इजाजत देते वक्त नगरपालिका शर्तें भी लगाएगी, जैसे किराए या मुआवजे का भुगतान कैसे होगा, नाली की देखभाल, मरम्मत, सफाई कौन करेगा। ये शर्तें ऐसी होंगी जो नगरपालिका को उचित और न्याय संगत लगे। ठीक है। और इजाजत मिलने के बाद? इजाजत मिलने के बाद, जैसा उपधारा 2 में बताया है, जिसके पक्ष में आदेश हुआ है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तय मुआवजा या किराया देने के बाद और बाकी शर्तें पूरी करने पर उस जमीन पर जा सकता है। लेकिन जाने से पहले बताना होगा? बिल्कुल। जमीन के मालिक या कब्जेदार को लिखित नोटिस देना होगा कि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच आएगा। फिर वो अपने सहायकों के साथ जमीन पर जाकर वो सारे काम कर सकता है जो उपबंध क के तहत नाली बनाने या जोड़ने के लिए जरूरी हो, जैसा आदेश में लिखा है, या फिर उपबंध ख के तहत उस नाली के रख रखाव, मरम्मत, सफाई वगैरह की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। हाँ, ये सब करते हुए अधिनियम के बाकी प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। तो पूरी प्रक्रिया है। ठीक है। अब जब ये काम होगा तो कैसे होगा? क्या इसके भी नियम हैं? धारा 206 संक्रम किस प्रकार किया जाना है। जी हाँ, ये धारा बताती है कि धारा 205 वाला काम कैसे करना है।
मूल सिद्धांत है कि कम से कम नुकसान हो। और जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसके फायदे के लिए काम हो रहा है। उसकी 3 मुख्य जिम्मेदारियां हैं, जैसा उपबंधों में बताया है। क्या है वो? उपबंध क, काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाना है। उपबंध ख, काम के लिए जो जमीन खोदी है या कोई स्ट्रक्चर तोड़ा है उसे अपने खर्चे पर जल्दी से जल्दी ठीक करके पहले जैसा बनाना है। और तीसरा उपबंध ग, अगर इस काम से किसी और को नुकसान पहुंचता है तो उसे मुआवजा देना होगा। मतलब काम सावधानी और जिम्मेदारी से करना है। अच्छा, अब एक और स्थिति मान लीजिए, धारा 205 के तहत किसी खाली जमीन से नाली निकली और बाद में वो मालिक वहां मकान बनाना चाहे। धारा 207 इसी पर है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। हाँ, ये धारा ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करती है। तो क्या होगा, नाली हटानी पड़ेगी? हो सकता है। देखिए, अगर कोई ऐसी जमीन का मालिक है जिससे तब नाली निकली थी जब वो खाली थी और अब वो वहां मकान बनाना चाहता है, तो नगर पालिका अगर मकान की परमिशन देती है, कुछ कर सकती है। वो उस व्यक्ति को नोटिस दे सकती है जिसके फायदे के लिए नाली बनी थी कि भाई इस नाली को बंद करो, हटाओ या इसका रास्ता बदलो। साथ ही जमीन को ठीक ठाक करो ताकि मकान बन सके और सुरक्षित रहे। या फिर कोई और विकल्प? हाँ, दूसरा विकल्प ये है कि नगर पालिका मकान बनाने वाले को ही नोटिस दे दे। कहे कि भाई मौजूदा नाली को ध्यान में रखते हुए अपने मकान की जगह या डिजाइन में कुछ बदलाव करो ताकि नाली बनी रह सके। नगर पालिका इसके लिए शर्तें भी तय कर सकती है। समझ गया, काफी लचीलापन है। अब आते हैं शौचालयों पर। धारा 208 शौचालयों आदि की व्यवस्था। जी, ये धारा नगर पालिका को भवनों और जमीनों पर टॉयलेट वगैरह बनवाने की पावर देती है। कैसे? उपधारा 1 के अनुसार अगर नगर पालिका को लगता है कि किसी बिल्डिंग या जमीन पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक की जरूरत है या और बनाने की जरूरत है, तो वो मालिक को लिखित नोटिस देकर ऐसा करने को कह सकती है। और अगर फ्लश सिस्टम आ गया हो तो? हाँ, अगर फ्लश टॉयलेट सिस्टम शुरू हो गया है तो नगर पालिका नोटिस देकर पुराने टॉयलेट सेप्टिक टैंक हटाकर फ्लश टॉयलेट लगाने या और फ्लश टॉयलेट बनाने को भी कह सकती है। ठीक है। और सार्वजनिक जगहों या जहां ज्यादा लोग काम करते हैं वहां के लिए? उसके लिए है उपधारा 2। नगर पालिका नोटिस देकर किसी ऐसे व्यक्ति या समूह से जो 20 से ज्यादा कर्मचारी या मजदूर रखते हो या किसी बाजार, स्कूल, थिएटर या पब्लिक गैदरिंग वाली जगह के मालिक मैनेजर से कह सकती है कि वो पर्याप्त संख्या में टॉयलेट, लैट्रिन्स और यूरिनल्स बनाए। और सिर्फ बनाना ही काफी है? नहीं, नगर पालिका ये भी निर्देश देगी कि उनका ठीक से रखरखाव हो और रोजाना सफाई हो। अच्छा, और अगर कोई टॉयलेट ठीक से ढका ना हो? तो उपधारा 3 काम आती है। अगर कोई टॉयलेट पड़ोसियों या राहगीरों की नज़र से छिपा नहीं है, तो नगर पालिका मालिक कब्जेदार को नोटिस देकर उसे पर्याप्त छत, दीवार या घेरे से ढकने को कह सकती है। या अगर टॉयलेट का दरवाज़ा सीधे रास्ते पर खुलता है और वो न्यूसेंस लगता है, तो उसमें बदलाव करने का निर्देश दे सकती है। क्या टॉयलेट के इस्तेमाल पर भी कोई रोक है? हाँ, उपधारा 4 में एक सीधी रोक है। कोई भी व्यक्ति अपने टॉयलेट से मल, विष्ठा सीधे नगर पालिका की नाली या अपनी प्राइवेट नाली में नहीं बहा सकता। और अगर कोई इन नियमों को ना माने, सजा क्या है? सजा काफी सख्त है। उपधारा 5 के तहत अगर कोई इन निर्देशों को नहीं मानता तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की साधारण कैद और साथ में कम से कम 2000 और अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। कैद और जुर्माना दोनों काफी गंभीर है। जी, अब धारा 208 तो सामान्य भवनों पर थी। धारा 209 कुछ खास जगहों पर फोकस करती है। कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण। तहारत मतलब शौचालय। अच्छा, तो ये किन जगहों की बात कर रही है? उपधारा 1 में लिस्ट है, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, बाजार, कम्युनिटी सेंटर, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, मीटिंग हॉल, क्लब, मनोरंजन केंद्र, पार्क और ऐसे ही दूसरे प्राइवेट स्थान जहां पब्लिक आती जाती है। तो इन जगहों के मालिकों को क्या करना होगा? नगर पालिका उन्हें नोटिस देकर कह सकती है कि वो इन जगहों को इस्तेमाल करने वालों के लिए पर्याप्त संख्या में टॉयलेट और यूरिनल बनाएं। संख्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी तय करेंगे। और साफ सफाई? हाँ, बिल्कुल। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मैनेजमेंट को निर्देश दे सकते हैं कि इन्हें साफ और बिना बदबू के रखें। और ये भी जरूरी है कि महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट और यूरिनल बनाने का निर्देश दें।
इनका निरीक्षण भी होगा। जी, उपधारा 2 कहती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनका कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर समय-समय पर इनका इंस्पेक्शन करेंगे ताकि पता चले कि सफाई और हेल्थ के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं। और मैनेजमेंट को ये निर्देश मान्य होंगे। बिल्कुल। उपधारा 3 कहती है कि मैनेजमेंट इन आदेशों और निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है। और अगर ना माने तो उपधारा 4 के तहत उस जगह के इंचार्ज पर जुर्माना लगेगा, कम से कम 10,000 और अधिकतम 20,000 तक। ये जुर्माना तो काफी सादा है। हाँ, सार्वजनिक सुविधाओं का मामला है। सही बात है। अब आते हैं खर्चे पर। प्राइवेट नालियों, टॉयलेट वगैरह की मरम्मत का खर्चा कौन देगा? धारा 210 शौचालयों आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा। ये धारा खर्चे की जिम्मेदारी तय करती है। किसकी है जिम्मेदारी? उपधारा 1 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट सीवर, नालियां, टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट, घर की नालियां, सेप्टिक टैंक हैं, उनकी मरम्मत, बदलाव और उन्हें ठीक हालत में रखने का सारा खर्चा उस जमीन या बिल्डिंग के मालिक का होगा जिसके वो हैं या जिसके इस्तेमाल के लिए बने थे। लेकिन अगर नगर पालिका ने बनवाया हो तो? हाँ, वो एक अपवाद है। अगर नगर पालिका ने अपने खर्चे पर बनवाया है तो मालिक को खर्चा नहीं देना, वरना नगर पालिका मालिक को नोटिस देकर ये सब ठीक करवाने को कह सकती है। और अगर कोई टॉयलेट या टैंक बिल्कुल खराब हो या न्यूसेंस बन गया हो तो उपधारा 2 नगर पालिका को शक्ति देती है कि वो मालिक को नोटिस देकर उसे तोड़ने या बंद करने को कह सकती है, भले ही वो इस एक्ट के लागू होने से पहले बना हो। ठीक है। अब एक और स्थिति, मान लीजिए कोई प्राइवेट नाली, ठीक है, पर नगर पालिका के सिस्टम से मैच नहीं करती, क्या उसे बंद किया जा सकता है? धारा 211 विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। हाँ, कुछ खास हालात में ऐसा हो सकता है। किन हालात में? इस धारा के मुताबिक अगर किसी बिल्डिंग या जमीन की प्राइवेट नाली किसी सेप्टिक टैंक या सीवर से जुड़ी है और नगर पालिका को लगता है कि वो नाली भले ही ठीक ठाक हो पर नगर पालिका के मेन सीवरेज सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है या उसमें रुकावट बन सकती है, हाँ। तो नगर पालिका उस प्राइवेट नाली और उससे जुड़े टैंक सीवर को बंद करने का आदेश दे सकती है। लेकिन फिर पानी कहाँ जाएगा? यहीं पर नगर पालिका की जिम्मेदारी आती है। ऐसा करने से पहले नगर पालिका को उस बिल्डिंग जमीन के लिए उतनी ही असरदार कोई दूसरी वैकल्पिक नाली या नालियों का इंतजाम करना होगा। अच्छा, वैकल्पिक व्यवस्था। यस, जी हाँ। और ये काम करने के लिए नगर पालिका जरूरी कदम उठा सकती है, चाहे वो नाली या टैंक नगर पालिका की जमीन पर हो या ना हो। समझ गया। अब बात करते हैं उन नालियों की जो बिना परमिशन या गलत तरीके से बनी हो। धारा 212 अपराधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। हाँ, ये अवैध निर्माणों पर एक्शन लेने की पावर देती है। क्या कहती है धारा? ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा में किसी जमीन पर पहला नगरपालिका की मर्जी के बिना या उसके आदेशों, नियमों, उपनियमों के खिलाफ या किसी कानून के खिलाफ जाकर, और दूसरा उस जमीन के नगरपालिका का हिस्सा बनने के बाद कोई सीवर, नाली, टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट, घर की नाली या सेप्टिक टैंक बनाता है या उसे दोबारा बनाता है या उसी हालत में बनाए रखता है, तो नगरपालिका उसे लिखित नोटिस दे सकती है। नोटिस में क्या होगा? नोटिस में उसे उस चीज को तोड़ने, बदलने या सुधारने को कहा जा सकता है जैसा नगरपालिका ठीक समझे। और उस व्यक्ति पर नोटिस न मानने की पेनल्टी के अलावा एक एक्स्ट्रा जुर्माना भी लग सकता है। कितना? कम से कम 1000 और अधिकतम 2000 रुपए तक। और ये जुर्माना तब भी लग सकता है चाहे उसे नोटिस मिला हो या नहीं, या उसने माना हो या नहीं। मतलब अवैध निर्माण पर सख्ती है। इसी तरह क्या नगरपालिका की अपनी नालियों पर कब्जा करने पर भी एक्शन होता है? धारा 213 नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। जी हाँ, ये धारा नगरपालिका की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण यानी एंक्रोचमेंट से डील करती है। इसमें क्या प्रावधान है? उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई नगरपालिका की लिखित परमिशन के बिना नगरपालिका के किसी सीवर या नाली में कोई कनेक्शन करता है, मतलब नाली जोड़ता है या उससे बाहर निकालता है, तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और जुर्माना ही नहीं, उसके अलावा नगरपालिका नोटिस देकर उस व्यक्ति से उस अवैध नाली को तोड़ने, बदलने या ठीक करने को भी कह सकती है। और अगर कोई नगरपालिका की नाली के ऊपर ही बिल्डिंग बना ले तो? वो भी मना है।
उपधारा 2 साफ कहती है कि नगर पालिका की लिखित सहमति के बिना उसकी किसी सीवर, नाली, पुलिया या गटर के ऊपर कोई नई बिल्डिंग नहीं बनेगी, नहीं पुरानी का पुनर्निर्माण होगा। और अगर कोई कर दे? तो नगर पालिका नोटिस देकर उसे बिल्डिंग गिराने या कोई और जरूरी कार्रवाई करने को कह सकती है। ये जरूरी है ताकि सिस्टम ब्लॉक ना हो। अच्छा, अब इन सब चीजों का इंस्पेक्शन कैसे होगा? धारा 214 नालियों आदि का निरीक्षण। हाँ, ये धारा इंस्पेक्शन की प्रक्रिया और पावर्स बताती है। कौन कर सकता है इंस्पेक्शन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उनका कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर। वो इस एक्ट के तहत किसी भी सीवर, नाली, टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट, घर की नाली या सेप्टिक टैंक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कहीं भी घुस सकते हैं? हाँ, उपधारा 1 कहती है कि इस मकसद के लिए वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायकों के साथ किसी भी जमीन या बिल्डिंग में घुस सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन खुदवा भी सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि कम से कम नुकसान हो। और इसका खर्चा कौन देगा? खुदाई वगैरह का? सामान्य तौर पे इंस्पेक्शन का खर्चा और जमीन को वापस ठीक करने का खर्चा नगर पालिका उठाएगी। ये उपधारा 2 में है, लेकिन एक शर्त है। अगर इंस्पेक्शन में पता चलता है कि वो नाली, टॉयलेट वगैरह खराब हालत में है या उसे बनाते वक्त किसी कानून या नियम का उल्लंघन हुआ है, तब खर्चा मालिक को देना होगा। इंस्पेक्शन और मरम्मत का पूरा खर्चा और उस पर 10% एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरविजन चार्ज लगाकर मालिक से वसूला जाएगा। वसूली वैसे ही होगी जैसे एक्ट के तहत टैक्स वसूला जाता है। तो गलती मालिक की तो खर्चा भी मालिक का। ठीक है। अब इस अध्याय की आखिरी धारा 215 कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति। इसका मतलब है नगरपालिका खुद ही काम करवा सकती है मालिक से पूछे बिना? बिल्कुल। ये धारा नगरपालिका को कुछ हालात में सीधे एक्शन लेने का अधिकार देती है। अच्छा, क्या कहती है ये? उपधारा 1 कहती है कि नगरपालिका अगर ठीक समझे तो इस चैप्टर के तहत आने वाला कोई भी काम जैसे मरम्मत, बदलाव, निर्माण वगैरह खुद करवा सकती है। मालिक को बिना मौका दिए? हाँ, मालिक को पहले करने का मौका दिए बिना भी वो ये काम अपनी किसी एजेंसी से या किसी बाहरी एजेंसी से करवा सकती है। और खर्चा जैसा उपधारा 2 में है उस व्यक्ति को देना होगा जिसकी वो जिम्मेदारी थी, यानी मालिक या कब्जेदार को। काम का पूरा खर्चा और उस पर 10% एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरविजन चार्ज जोड़कर। हमेशा? क्या कोई छूट नहीं है? एक छूट है। अगर नगरपालिका किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर या रेजोल्यूशन से मंजूरी दे दे कि ये काम म्युनिसिपल फंड से होगा तो मालिक को खर्चा नहीं देना होगा। ये पावर नगरपालिका को इसी धारा से मिलती है। ठीक है। और अगर नगरपालिका ने अपने खर्चे पे पाइप वगैरह लगाए हों तो उपधारा 3 लागू होती है। अगर प्राइवेट बिल्डिंग या जमीन के ड्रेनेज के लिए कोई पाइप, फिटिंग, बर्तन या कोई और चीज नगरपालिका ने अपने खर्चे पर दी है या बनाई है तो वो नगरपालिका की संपत्ति मानी जाएगी। कब तक? तब तक जब तक नगरपालिका औपचारिक रूप से उसका मालिकाना हक उस बिल्डिंग या जमीन के मालिक को ट्रांसफर ना कर दे। बहुत स्पष्ट। तो ये थी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 की धारा 200 से 215 तक की सरल व्याख्या। जी, इसमें हमने देखा कि कैसे नगरपालिका को ड्रेनेज और सैनिटेशन के लिए काफी शक्तियां मिली हैं और नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। और नियमों का पालन न करने पर क्या नतीजे हो सकते हैं, ये भी स्पष्ट हुआ। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस ऑडियो को शेयर भी करें। जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। और आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। बिल्कुल, आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।